हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है गतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बात समझें हम बात को कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, अगर उसकी स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, समय के साथ देखें बार बार परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु को हम गति अवस्था में कहते हैं, यानी मानते हैं कि वस्तु गतिशील है। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। देखिए आगे लिखा है गति एक सापेक्ष पद है। क्या मतलब है इसका? गति एक सापेक्ष पद का मतलब होता है कि जैसे ऐसे समझें कि अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे यात्री बैठे होते हैं, सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। ट्रेन क्या हो रही है? चल रही है। तो अगर ट्रेन में बैठे यात्री एक दूसरे के सापेक्ष देखें अगर, तो दोनों सभी जितने भी आदमी बैठे हैं उस डिब्बे के अंदर सब विरामावस्था में हैं, गति नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष, क्योंकि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेन में बैठा अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रहा है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ वो सीट पे बैठा था अपनी सीट पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे गति नहीं हो रही है। लेकिन अगर प्लेटफार्म पे बैठा यानी ट्रेन के बाहर कोई आदमी हो, पटरी के बगल में हो, प्लेटफार्म पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, वो अगर देखेगा तो उसके सापेक्ष उससे क्या दिखेगा कि पूरी ट्रेन एक साथ गति करती हुई जा रही है। तो ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठे हैं वो भी गति अवस्था में है। तो बाहर बैठे किसी भी आदमी के लिए या किसी पेड़ के सापेक्ष, किसी खंभे के सापेक्ष अगर हम पूरी ट्रेन को देखें तो पूरी ट्रेन गति कर रही है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति की एक दूसरे के सापेक्ष देखें तो सभी गति एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वस्तु गति अवस्था में भी हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है। ये निर्भर करता है कि हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि गति एक सापेक्ष पद है। समझ में आ गया बात? तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति एक सापेक्ष पद होता है। ठीक है, चलिए अब देखें यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु के गति का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो उसे यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहा जाता है। वस्तु का क्या करना है? व्यवस्थित गति का अध्ययन करना है, तब उसे हम यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांट दिया गया। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा है गतिकी जिसे डायनेमिक्स बोलते हैं, और स्टैटिक्स को स्थैतिकी बोलते हैं, और तीसरा है शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स। ठीक है, शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स जो कि हमारा चैप्टर है इसी को हमें पढ़ना, शुद्ध गतिकी ही पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में गतिकी बोला जा रहा है चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिक्स स्थैतिकी क्या होता है? इसमें हम जो वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। इनमें गति का अध्ययन नहीं करते, मतलब वस्तु जो स्थिर अवस्था में होगी उसका अध्ययन करेंगे, वस्तु गतिशील नहीं होगी। तो स्थैतिकी में, स्टैटिक्स में विरामावस्था में स्थित जो वस्तुएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। गतिकी में क्या करते हैं, डायनेमिक्स में क्या करते हैं, तो इसमें जो वस्तु गतिशील होती है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें गति के कारणों के साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, वस्तु की गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन जिस कारण से गति हो रही है उस कारण के साथ वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गतिकी यानी डायनेमिक्स बोलते हैं। तो डायनेमिक्स में, गतिकी में क्या होता है? गति एवं गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कारणों सहित गति का अध्ययन करते हैं। और शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स क्या है? इसमें सिर्फ वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, जो कारण होता है गति का उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कारण को छोड़ते हुए वस्तु की गति का अध्ययन करें तब उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी में क्या होता है? वस्तु की व्यवस्थित गति का अध्ययन होता है। यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया, स्थैतिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। स्थैतिकी में विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, गतिकी में गति अवस्था में जो वस्तु होती है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन गति के कारणों के साथ अध्ययन करते हैं। और शुद्ध गतिकी में गति अवस्था में स्थित वस्तु का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन उसमें कारणों को छोड़ देते हैं। ठीक है, वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं लेकिन कारणों को छोड़ते हुए करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई?
चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे बिंदुवत वस्तु क्या होता है। बिंदुवत वस्तु क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिंदुवत वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? तो बिंदुवत वस्तु किसे कहेंगे? जब कोई गतिशील वस्तु का आकार हो, या आकार लिखा है इसको आकार कर लीजिए, जो गतिशील वस्तु का आकार है अगर उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो, बहुत कम जिसको हम नगण्य मान सकते हो, तो ऐसे वस्तु को बिंदुवत वस्तु माना जा सकता है। कोई भी वस्तु चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो वस्तु गतिशील कर रही है तो उस वस्तु का आकार चली गई दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, तब ऐसे वस्तु को हम क्या बोलेंगे, बिंदुवत वस्तु मान लेंगे। जैसे एक कार ही है, कार एक छोटी वस्तु तो है नहीं, बड़ी वस्तु है। एक कार है, अगर ये कार मान लिया अगर यहाँ से 10 मीटर 5 मीटर 15 मीटर चली हो, तब इसे हम क्या करेंगे, एक वस्तु मानेंगे, बिंदुवत वस्तु नहीं मानेंगे। लेकिन जब यही दूरी कार द्वारा चली गई दूरी ज़्यादा हो जाए, 1 किलोमीटर हो जाए, 2 किलोमीटर हो जाए, तब यहाँ 1 किलोमीटर की तुलना में ये जो इसकी लंबाई है 5 मीटर 7 मीटर वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, बिंदुवत वस्तु मान लेंगे। ठीक है, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, अगर उसका आकार चली गई दूरी की तुलना में कम हो, नगण्य हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हम बिंदुवत वस्तु मान लेते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हम इसे क्या मानते हैं, एक बिंदु स्रोत मान लेते हैं। प्रकाश का बिंदु स्रोत मान के हम चलते हैं सूर्य को। तो क्या है, सूर्य भी हमारे लिए एक बिंदु क्या है, बिंदुवत वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसका आकार पृथ्वी से सूर्य की दूरी की तुलना में बहुत कम है। चलिए अब हम लोग समझते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए किसी वस्तु की अगर स्थिति को सही सही बताना है तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशांक मतलब कुछ अंक होते हैं जिनकी सहायता से हम स्थिति को स्पष्ट करते हैं, उसे हम निर्देशांक बोल रहे हैं। तो निर्देशांकों का जो समूह है, अगर 2 या 3 निर्देशांक मिल जाए तो उसे समूह कहा जाएगा। तो निर्देशांकों का ऐसा समूह जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या करेंगे, निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है, प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लें कि ये रस्सी है, ये बिंदु ए है, अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु है या मान लें कोई यहाँ पर चींटी है, ठीक है, अगर इस चींटी की स्थिति को बताना है, इस चींटी की स्थिति को बताना है तो हम सिर्फ इतना बता दें कि ए से इतनी दूरी पर है। ऐसे मान लो 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो ये 2 मीटर दूरी पर चींटी है, तो सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि चींटी ए से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी सहायता लेनी पड़ी, सिर्फ एक 2 मीटर की तो सहायता लेनी पड़ी। किसकी सहायता लेनी पड़ी, 2 मीटर की। तो 2 हमारा क्या हो गया, एक निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये निर्देशांक हो जाएगा। तो निर्देशांकों का समूह जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। यहाँ रस्सी वाले केस में सिर्फ एक निर्देशांक से बता दिया गया। अगर ऐसा कुछ हो, चले एक आयताकार ये मेज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चींटी है, अब इसकी स्थिति को बताना है, तो अगर ये इस कॉर्नर को ए बोल दिया जाए तो बताएंगे कि ये दूरी बता दिया जाए कि ए से कितना दूर है, फिर इस वाले लंबाई पर दूरी बता दिया जाए कि मतलब ए से इधर गए 3 मीटर, फिर यहाँ से ऊपर गए 2 मीटर, यहाँ चींटी तक पहुँच गए। तो इसमें अब 2 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 और 2 की। कितने निर्देशांक की जरूरत पड़ रही है, 2 और 3 की। तो ये 2 और 3 निर्देशांक हैं। तो ऐसे अगर 3 डायमेंशनल होगा तो उसमें 3 निर्देशांकों की ज़रूरत होगी। तो अधिकतम हमें 3 निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है किसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो निर्देश तंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक है कार्तीय निर्देश तंत्र, दूसरा है गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र और तीसरा है बेलनाकार निर्देश तंत्र, जिसमें से इन दोनों तंत्रों को हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ अभी नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है वामावर्ती निर्देशांक पद्धति और दूसरा होता है दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति। वामावर्ती निर्देशांक पद्धति क्या है कि इसमें हम लोग 3 अक्ष लेते हैं। इस तरह से 3 अक्ष लिए जाते हैं। एक को बोलते हैं इसे एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, इसे बोलते हैं जेड अक्ष। 3 अक्ष हैं, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे एक्स वाई ये जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके तल में है, और जो जेड है यहाँ इस बिंदु पर, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओ यहाँ पर लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पेंसिल लगे या पेन रख करके ऐसे खड़ी कर लीजिए। इस ओ बिंदु पर एक पेन की नोक रख करके इसको सीधा लंबवत खड़ा कर दीजिए, तो ये हमारा जेड अक्ष हो जाएगा। जिसको ऊपर बना नहीं सकते तो यहाँ साइड में ऐसे बना के दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पर क्या है, लंबवत है, दोनों के लंबवत ऐसे खड़ा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ओ बिंदु पर है। तो ये 3 अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। जब ये एक्स हम दाईं तरफ ले रहे हैं, राइट तरफ, तो इसे हम दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। और जब यही एक्स बाईं तरफ हो तब उसे वामावर्ती निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। तो वामावर्ती निर्देशांक पद्धति का प्रचलन नहीं है, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। यानी ये जो बन रहा है, एक्स एक्सिस इधर होगा दाएं तरफ, वाई एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ, और जेड एक्सिस दोनों के लंबवत। ठीक है, तीनों के बीच 90-90 अंश का कोण बनता है। तो इस पद्धति में, ये दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति का है, इस पद्धति में 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक्स कामा वाई कामा जेड लिखा जाता है। ये इसके क्या है? निर्देशांक हैं। ये क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं विराम अवस्था एवं गति अवस्था क्या होती है। विरामावस्था को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, और गति अवस्था को बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, विराम अवस्था एवं गति अवस्था। चलिए, विराम अवस्था क्या होता है या गति अवस्था क्या होती है? तो अभी हमने देखा कि एक निर्देश तंत्र की ज़रूरत पड़ रही है अवस्था को स्पष्ट करने के लिए। निर्देश तंत्र के अंदर अगर हम देखें तो किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष और समय के सापेक्ष, समय भी ध्यान देना है, यहाँ पर समय भी देखना है। तो किसी वस्तु की स्थिति में अगर निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। क्या होगा? निर्देश तंत्र और समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जहाँ था वहीं पड़ा रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। वस्तु को क्या कहेंगे? विराम अवस्था। यहाँ पे ध्यान देना, निर्देश तंत्र भी रहेगा, निर्देश तंत्र और समय के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अभी बताया गया कि ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति के सापेक्ष अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति वहाँ पे क्या है? स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो वहाँ ट्रेन हमारा क्या है? एक निर्देश तंत्र है। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर से उसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो गति अवस्था में है, तो वो दूसरा निर्देश तंत्र हो गया। तो निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। ठीक है, और गति अवस्था में क्या होगा? जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में होती है। ये समझ में आ गया? वैसे भी क्लास 9th से ही आप ये पढ़ते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विमीय आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। तो विमीय आधार पर गति को 3 वर्गों में बांटा गया, यानी गति 3 प्रकार की हो जाएगी। पहला है एक विमीय गति, दूसरा है द्विविमीय गति, और तीसरा त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति क्या होता है? हमने देखा कि 3 निर्देशांक हमारे पास हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक है। अगर इन 3 निर्देशांकों में से कोई एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो और बाकी 2
परिवर्तित न हो रहे हों तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहा जाता है। इसका मतलब एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से केवल एक में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। ऐसी गति जिसमें तीनों निर्देशांकों में से केवल एक में परिवर्तन होता, बाकी दो स्थिर रहते हैं, एक विमीय गति कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे एक खींची हुई रस्सी है, एक खींची हुई रस्सी पे किसी कीड़े को या चींटी को बैठा दिया जाए तो जो गति करेगा वो क्या होगा, एक विमीय गति होगा। या सीधी सड़क पे कोई चल रहा हो, कोई वाहन है सीधी सड़क पे चल रहा है तो अभी एक विमीय गति है। ठीक है, तो आप उदाहरण चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर द्विविमीय गति क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, तो जब इन तीनों निर्देशांकों में से कोई दो निर्देशांक परिवर्तित हो रहा हो और एक स्थिर हो तब उसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। लिखेंगे जब एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक स्थिर रहता है, बाकी दो में परिवर्तन होता है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे एक मेज़ पर अगर किसी कीड़े को बैठा दिया जाए एक मेज़ के ऊपर तो वह क्या करेगा, उसकी जो गति होगी वो टू डायमेंशनल होगी, द्विविमीय होगी, उसमें दो निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो चलेगा तो दो निर्देशांक बदलेंगे। ठीक है, त्रिविमीय गति क्या है, तो त्रिविमीय गति में तीनों निर्देशांक बदल जाते हैं, एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक क्या होंगे, परिवर्तन होगा, कोई भी निर्देशांक स्थिर नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसी गति जिसमें एक्स वाई जेड निर्देशांकों में सभी निर्देशांकों में परिवर्तन होता है त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे हवा में उड़ता हुआ चिड़िया है या मच्छर है, कोई भी जीव अगर हवा में उड़ रहा है तो वो त्रिविमीय है, क्योंकि किसी भी अक्ष पे जा सकता है, एक्स वाई जेड तीनों बदलेंगे उसके। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कण की गति की प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार। कण की जो गति होगी उसकी प्रकृति देख करके बताएंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से भी गति को कई वर्गों में बांट सकते हैं हम लोग, जिसमें से कुछ हमें पढ़ने हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्या होता है ये, इसमें क्या होगा कि देखिए जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, देखिए जब भी गति होगा निर्देश तंत्र के साथ होगा, क्योंकि अलग अलग निर्देश तंत्र के लिए वस्तु की गति अवस्था गायब हो सकती है, पता चला दूसरे निर्देश तंत्र के लिए वो स्थिर है, तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही देखना है। तो जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है, यानी उसका स्थान क्या हो रहा है, बदल जा रहा हो, तो उसकी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक है, पूरी वस्तु की जो स्थिति होगी वो बदल जाएगी, एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर चला जाएगा। तो जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होता है तो उसकी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक है, अब कैसे समझ रहे हैं, जैसे मान ले एक कार ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक कार हो गया, यहाँ पर एक बाहर आदमी खड़ा है। अभी इस आदमी के लिए ये कार इधर जा रही है, दाईं तरफ जा रही है, मूव कर चलती जा रही है, तो ये एक निर्देश तंत्र हो गया। अब इस आदमी के सापेक्ष इस कार को हम देखें तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। पहले यहाँ पे था बिंदु ए पर, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया तो उसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला गया, यानी ये स्थानांतरीय गति कर रहा है। और चीज़ देखें, अगर इस कार पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लें, जैसे यहाँ दो बिंदु हमने लिया, इस दो बिंदुओं को मिला दें तो ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये इस कार की पूरी गति के दौरान क्या होगा, ये मिलाने वाली जो रेखा होगी वह स्वयं के समांतर रहेगी। यहाँ पर जब कार पहुँच जाएगा आगे, यहाँ पे पहुँच गया तब भी लाइन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा तब भी लाइन ऐसे ही रहेगा, बाएं से दाएं, तो ये समांतर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इस गति में वस्तु पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वस्तु की
पूर्ण गति के दौरान स्वयं के समांतर रहती है। ठीक है, तो स्थानांतरित गति क्या होगा? जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होता है तो उसकी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। कहते हैं इस गति में वस्तु पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वस्तु की संपूर्ण गति के दौरान स्वयं के क्या रहती है? समांतर रहती है। ठीक है, यानी पूरी वस्तु इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। दूसरी गति हमारी है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होता है? एक जब कोई दृढ़ पिंड हम लें और वह किसी स्थिर अक्ष के परितः क्या रहे घूमता है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। दृढ़ पिंड का मतलब क्या है? कि दृढ़ पिंड का मतलब है जिसका आकार आसानी से न बदले, यानी उसके दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, तो ऐसे पिंड को हम लोग दृढ़ पिंड बोलते हैं। जो कठोर पिंड है वो दृढ़ पिंड की तरह मान सकते हैं। तो किसी स्थिर अक्ष के परितः जब दृढ़ पिंड घूमता है तो उसकी गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखे की गति ले लें तो एक पंखे की जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं? ऐसे ये घूमती रहती हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो राड लटका हुआ जिस पर ये टिका हुआ है इसका अक्ष बन जाएगा। इसी अक्ष के परितः, इसी अक्ष के चारों अक्ष के परितः ये पंखा क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये कौन सी गति है? घूर्णन गति है। ठीक है, इसी तरह कुम्हार का जो चाक होता है, कुम्हार क्या करता है? जो बर्तन बनाता है तो इसमें एक ऐसे पहिया होता है। ठीक है, ये पहिया ऐसे घूमता रहता है, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी रखी होती है बर्तन बनाने के लिए। तो ये कुम्हार के जो चाक की गति है, पहिए की जो गति है भी क्या है? घूर्णन गति है। तो घूर्णन गति क्या है? जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। चलिए, अब तीसरी गति हम लोग समझेंगे दोलन या कंपन गति, ऑस्किलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। तो क्या होता है ये कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता रहता है तो उसकी गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। जैसे जो घड़ी का पेंडुलम होता है, इस तरह से देखें, लटका रहता है ऐसे, और ये क्या करता है? इसके दोनों तरफ, इस तरफ कुछ दूर जाता है, फिर वापस आकर दूसरी तरफ उतनी ही दूर जाता है, फिर इस तरफ ऐसे घूमता रहता है ये। ठीक है, तो ये सरल लोलक या जो घड़ी के पेंडुलम की जो गति है क्या कर रहा है? इसको हम बोलेंगे माध्य स्थिति। यहाँ पे ये क्या हो गया? इसकी माध्य स्थिति हो गई। अब इसी माध्य स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर यानी इर्द गिर्द ये क्या कर रहा है? बार बार एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने रास्ते को बार बार दोहरा रहा है। तो इसकी गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति या कंपन गति कहेंगे। चलिए, अब समझते हैं दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। दूरी या डिस्टेंस क्या होता है? तो कोई भी कण जो गति कर रहा है तो एक उसको समय दे दिया जाए तो उस समय में उसके द्वारा जो भी रास्ता या पथ तय किया गया होगा, चला गया होगा, उस पथ की पूरी लंबाई नाप ली जाए तो उसे कण द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई कण चलना शुरू किया, ऐसे घूमते घामते यहाँ पहुँच गया ए से बी तक, तो क्या करना है? इस पूरे रास्ते की लंबाई नापना, ये पूरा नापना पड़ेगा। जितना भी ये आएगा उसके द्वारा चली गई दूरी कहलाएगा। ठीक है, पूरे रास्ते की लंबाई नाप लेंगे तो क्या बता देगा? दूरी पता चल जाएगा। तो किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को कण द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें मतलब दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूरी एक अदिश राशि है, सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समय के साथ चली गई दूरी सदैव बढ़ती जाएगी। समय के साथ चली गई दूरी सदैव बढ़ती है, कभी भी चली गई दूरी घटेगा नहीं। चली गई दूरी कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा क्या होगा? जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर वस्तु गतिशील है, गति कर रहा है, तो उसकी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे अगर सोच रहे हैं कि ए से चला, बी तक गया, फिर सी गया, और कुछ देर बाद ऐसे वापस आ गया डी तक, तो हमें क्या लग रहा है कि दूरी घट गई, ए से डी पास आ गया ना, लेकिन चली गई दूरी हमेशा क्या हो रहा? बढ़ रहा है। ये दूरी नहीं है, दूरी क्या है? पूरा रास्ता नापेंगे। ए से बी, बी से डी, डी से सी गया था, फिर डी से सी वापस आया, तो पहले इतना चला, फिर इतना और चल गया, तो दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। हमें भले ये जो लास्ट में ए के समीप आ गया, पास आ गया, लेकिन चली गई दूरी हमेशा क्या होगी? जुड़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समय के साथ चली गई दूरी सदैव बढ़ती है।
हाँ, दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी को मीटर में नापते हैं एसआई पद्धति में। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिए, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है और समय के साथ चली गई दूरी सदैव बढ़ती है। किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को कण द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चलिए अब समझते हैं विस्थापन क्या है। तो विस्थापन किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। क्या देखना है इसमें? निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। जैसे अगर ये बिंदु ए है, वस्तु यहाँ पर थी पहले, यहाँ से चलना उसने शुरू किया, यहाँ गया, घूमते घामते लास्ट में यहाँ पहुँच गया, बी पर ये पहुँच गया। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम निर्देश बिंदु मान ले रहे हैं, तो ए हमारा मान लिया निर्देश बिंदु हो गया। तो हम निर्देश बिंदु के सापेक्ष देखेंगे कि वस्तु एक निश्चित दिशा में कितनी दूरी चल रहा है। तो निश्चित दिशा ये लिया गया, ये ठीक है, ये निश्चित दिशा ले लिया गया। तो इसमें जो चली गई दूरी है यानी ए और बी के बीच की जो सीधी दूरी है, निश्चित दिशा का मतलब क्या लेना है? ए और बी के बीच की सीधी दूरी लेना है, न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ए से बी की जो ये न्यूनतम दूरी है, सीधी दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इसमें दिशा का योगदान है, दिशा की आवश्यकता पड़ेगी विस्थापन को स्पष्ट करने के लिए, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। अगर विस्थापन को डी से प्रदर्शित करेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा सकते हैं, सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसको वेक्टर डी, क्योंकि ये विस्थापन सदिश राशि इसलिए इसको वेक्टर डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दूरी को अगर डी से लिखेंगे तो सिर्फ डी लिखेंगे, दूरी को सिर्फ डी लिखेंगे, विस्थापन को वेक्टर डी से लिखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं दूरी और विस्थापन पर। एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर स्थित बिंदु P से ठीक विपरीत स्थिति में स्थित बिंदु Q तक पहुंचता है। तो कण द्वारा, यहाँ पे कण रहेगा, तो कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। क्या करा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक केंद्र हो गया, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु P है, कहीं भी एक बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P हो गया। अब कह रहा है P से ठीक विपरीत स्थिति में स्थित बिंदु Q तक पहुंचता है। इसके ठीक विपरीत मतलब इसके जस्ट सामने यहाँ ये बिंदु हो जाएगा Q, यहाँ पहुंचता है। तो कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। देखिए अगर ये केंद्र है और दोनों बिंदु विपरीत हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाएगी और इसे हम व्यास कहते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 7 × 2 यानी 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है? तो कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। देखें विस्थापन के लिए क्या करना है? सीधी दूरी लेना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी लेना है। तो ये सीधी दूरी 7 और 7 कितना हो गया? 14, यानी व्यास हो गया 14। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। विस्थापन क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर दूरी पूछी जाए, चली गई दूरी, अगर निकालें तो दूरी तो ये चला ना, चाहे इधर से जाए या फिर इधर से जाए, दोनों तरफ से बराबर ही होगा। तो ये दूरी निकालना है। अभी देखिए ये पूरा वृत्त की परिधि कहलाता है और इसमें आधा ही लेना है, तो परिधि का आधा हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसका आधा कर देंगे /2। 2 ने 2 को मार दिया, क्या बचा? πr। पाई का मान 22/7 होता है और r का मान कितना दिया? 7 दिया। 7 ने 7 को मार दिया, कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। तो चली गई दूरी 22 सेंटीमीटर और विस्थापन 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोज़ में हम लोग आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।